आजकल क्या हो गया है, पोस्ट कोविड एस्ट्रोलॉजी भी बड़ा एकदम बूम हो गया है। आपके जीवन का होना या ना होना निश्चित कर सकती है। पानी को जो है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, माँ, ममता, मन। आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी जब इलेक्शंस थे पिछले दिल्ली में। राशि हो गया आपकी इमोशंस, आपका मन। भ्रांतियां, मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता। या होरोस्कोप के अंदर D1 चार्ट है, D9 चार्ट, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसमें लिखा है पास्ट लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की हम जब भी बात करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, बट बहुत बार क्या होता है, हम डरे होते हैं, थोड़ा नर्वस भी होते हैं, पता नहीं क्या बोल दें। और एस्ट्रोलॉजर तो ऑब्वियसली उनका काम है आपको सच्चाई सामने रखना, ये तो एक एस्ट्रोलॉजर करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जो एस्ट्रोलॉजी तो आपको समझाए, बट लेकिन साथ ही साथ एक एम्पैथेटिक नेचर भी रखे, ये चीज भी दिमाग में रखे कि आपको क्या चीज कैसे बतानी है। झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है, लेकिन देखते हुए, सो दैट आप भी समझें और दोनों सेम पेज पे रहें। ये काम एक एस्ट्रो लाइफ कोच का होता है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट थे, मिस्टर गिरीश पारिक। एक एस्ट्रो लाइफ कोच हैं और मैं पर्सनली इनके साथ कई सालों से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारी बातें हम ऑब्वियसली बिफोर द पॉडकास्ट तो जुड़े थे, कई सारी बातें की हैं, लेकिन आज एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन में हमने डिकोड किया कि एस्ट्रोलॉजी की सच्चाई क्या है। इतना जो डर, इतनी मिथ्स लोग ऊपर ऊपर से जानते हैं, कोई डेप्थ में नहीं जाता। लेकिन आज हमने एक्चुअली ये डिकोड किया एस्ट्रोलॉजी है क्या, क्या क्या चीजें लोगों को नहीं पता होती। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम सरफेस लेवल से तो जानते हैं, तभी डर भी है, और तभी कहीं ना कहीं बहुत हमारे खासकर यंगस्टर्स वो नहीं मानते इस साइंस को। तो इस एपिसोड में हमारा यही एक एम था कि हम फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी को सीखें, कि कोई भी ऐसा बंदा जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता या जिसको कंफ्यूजन है एस्ट्रोलॉजी को लेके, उसके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। सो आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द साक्षात शो। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत बातें करेंगे। अब एस्ट्रोलॉजी तो काफी बातें बहुत लोगों ने की है, लेकिन इस पूरे जो हमारा आज जो एपिसोड है उसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को अलग एंगल से देखें। ऑब्वियसली आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा, बट सबसे पहला मेरा मैं एक सवाल नहीं बोलूंगा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी पीछे, आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी जब इलेक्शंस थे पिछले दिल्ली में, राजस्थान साइड में भी, कौन जीतेगा। अच्छा, कौन जीते तो अलग बात है, बट किसका कौन किसका नाम सामने आएगा, कौन क्या पोजीशन लेगा। फिर पीछे आपने जो फॉरेस्ट फायर्स थी उस पर भी प्रिडिक्शंस दी थी। ये थोड़ा सा मेरे को तो पता है, मतलब उस टाइम मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने सुन ली। बाद में जब वो हो गई तब मुझे याद है मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, कॉल भी किया था कि सर ये क्या हो गया। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को इनवाइट किया इस शो पे। और इनफैक्ट ये बहुत अच्छा लगता है कि जब वैदिक ज्योतिष को हम आज के यूथ के साथ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बड़ा ही इसको एक अंधविश्वास के रूप में ले लिया गया है या डराने वाले साइंस के रूप में ले लिया गया है, जबकि ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा साइंस है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम 1000 साल तक लोगों के गुलाम रहे हैं, तो हमारी जितनी भी जो ये साइंस है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या आयुर्वेद हो या हमारे मैथमेटिक्स हो, इस पर कभी भी रिसर्च वर्क नहीं हुआ। थैंकफुली अब जो गवर्नमेंट आई है वो थोड़ा कुछ कर रही है। तो देखिए, आपने मेरी प्रिडिक्शंस के बारे में भी बोला है, वो बिल्कुल मेरी जगह कोई भी अगर होता जो एस्ट्रोलॉजी को जानता है, स्टूडेंट ही बोलूँगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एक जन्म में जानना तो बड़ा मुश्किल काम है, पर कोई भी एस्ट्रोलॉजी को जो अच्छे से जिसने पढ़ा है, समझा है, वो कोई भी आदमी प्रिडिक्ट कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार जैसे कोई बात नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है जिसे हम ज्योतिष बोलते हैं, है ना, तो ज्योतिष का संधि विषय होता है ज्योति ईश, यानी भगवान की दी हुई ज्योति। जैसा कि मैं अपने सभी पॉडकास्ट में सबको बताता हूं कि जैसे हमारा छठा शास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र है, और ये इसलिए है, नॉर्मली लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ी एक भ्रांति है या एक गलत फहमी है। लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष का मतलब ये है कि जब समय आएगा तो समय आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ज्योतिष इसके लिए है ही नहीं। ज्योतिष का मतलब ये है कि आपको अपनी कैपेसिटी को जानते हुए, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी इंटेलिजेंस है,
तो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो टैलेंट है, उन सबको एक साथ में कैसे अलाइन करके आपका जो गोल है लाइफ के अंदर, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ये काम है एस्ट्रोलॉजी का। और साथ ही मैं ये भी बता दूं साक्षर कि एस्ट्रोनॉमी इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जितना भी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सब से उनकी स्पीड, आप जैसे जानते हो कि हर एक प्लैनेट की स्पीड अलग अलग है ना, speed, ऐसे ही हर एक प्लैनेट अपनी अपनी डिग्री पे रोटेशनल उसका टाइम घुमाव होता है है। अपना हाँ, अपना। ठीक है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज द गेम ऑफ प्लैनेट स्पीड एंड रेज हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये होता है कि कैसे, है ना। हाँ, मतलब बहुत बार मैं, खासकर इस एपिसोड से मैं यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ और एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं भी इसमें मानता हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत स्टडी की है, आपसे बात कर ली, तो एक ही सवाल आता है कि ठीक है, प्लैनेट्स अपनी जगह है, सब समझ आती है, बट किसी प्लैनेट के घुमाव से, किसी के उससे हम यहाँ बैठे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, प्लैनेट के घुमाव से तो दिन रात हो ही रहे हैं, तो फर्क तो पूरा ही पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं। एक प्लैनेट है जिससे हमारा पहला चार्ट, हम्म, जिसे हम लगन चार्ट बोलते हैं, D1 बोलते हैं, वो सूर्य से संबंधित हो। अब ये बताइए कि हमारे जीवन में से अगर जो सूर्य देव हैं, अगर हम उनको, उनकी किरणों को निकाल दें, उनकी रेज को निकाल दें, तो क्या बचेगा? बचेगी नहीं लाइफ। तो मतलब किसी एक प्लैनेट के, नवग्रह होते हैं, उसमें से एक प्लैनेट की अगर रेज आपके जीवन का होना या ना होना निश्चित कर सकती है, तो बाकी की जो प्लैनेट्स हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स है। तो उनका डेफिनेटली जब वो अर्थ के ऊपर उनकी डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन से रेज आ रही होती है, उसका जड़ और चेतन, मतलब वो जो जीव जंतु है या पहाड़ है या नदी है, सब पे उनका इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा। जैसे सूर्य देव की वजह से दिन रात होते हैं, उनकी वजह से सारी प्रकृति जो है संचालित होती है, ऐसे ही दूसरा प्लैनेट है जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा, है ना, मून। अब आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है उसका एक नाम है हिमांशु, हिमांशु यानी बर्फ का गोला। और ये नाम हमने लाखों साल पहले रखा हुआ है। तो अब हम, जैसे हमें मालूम है कि मून के अंदर बहुत सारी जगह के ऊपर -80 के आसपास में टेम्परेचर है, उसके साथ ही साथ में उसके इन डेप्थ में अभी जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि बर्फ है। तो हर एक प्लैनेट बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट, जैसे चंद्रमा है, वो जितना भी हमारे संसार के अंदर जो वाटर है, यानी जो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, उन सबको, पानी को जो है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, माँ, ममता, मन, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है। तो आप जानते हैं कि जैसे ल्यूनेटिक लोग जो होते हैं, वो फुल मून के आसपास में जो है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती जो मून से रूल होते हैं, मतलब आप है। एग्जैक्टली। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। तो मैंने बताया कि जो हमारी इमोशंस हैं, हमारी सेंटिमेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है मून। ऐसे ही टाइड्स, उनका भी सारा का सारा जो है मून से होता है। कनेक्शन है वो मून के साथ में। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें नासा ने भी बोला है कि 17% जो जुपिटर की रेज है वो इम्पैक्ट और इफेक्ट। तो हर एक प्लैनेट की जो रेज है वो कौन सी डिग्री से जब बच्चा पैदा हो रहा है आ रही होती है, उसके गुण धर्म जो है वो उस पर्टिकुलर जो बेबी जो बोर्न हो रहा है उस टाइम पे उसके अंदर आएंगे। और उसी के अकॉर्डिंगली उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, उसका जो काम करने का तरीका है या उसका रिएक्ट करने का तरीका है, वो सारा। सर, इसमें अब आजकल क्या हो गया है, पोस्ट कोविड एस्ट्रोलॉजी भी बड़ा एकदम बूम हो गया है और इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इतनी सारी है। लोगों को बेसिक्स, मैंने अपने यंग उसमें देखा है, वैसे भी लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पता है बहुत ऊपर ऊपर से कि अच्छा एक चार्ट होता है, उसमें कोई लगना होता है, उसके प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे भ्रांतियां, मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे जो लोगों को नहीं पता। तो अब मैं आपसे एक एक करके कुछ सवाल पूछूंगा बहुत जरूर। बेसिक, और आप मुझे उसका बताएं पहली बात तो कितना सही कितना गलत और फर्क क्या है। तो पहला सवाल, लगन और राशि क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? नहीं, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा और
बड़ा करके बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लगन है या होरोस्कोप के अंदर D1 चार्ट है, D9 चार्ट है, ये सब हैं क्या? है क्या? तो देखिए, सबसे पहला जो चार्ट जैसे मैंने बताया लगन चार्ट बनता है, एसेंडेंट जिसे हम बोलते हैं। जब भी कोई बच्चा इस अर्थ पे जिसका बर्थ होता है, तो आप ये मान लीजिए कि आसमान में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं इस सोलर सिस्टम के, आसमान में उनके ग्रहों की स्थिति क्या है, पोजिशनिंग। जो उनकी पोजीशन है, वो पोजीशन एक तरह से स्क्रीनशॉट हो गया, वो आपका लगन चार्ट हो गया। अब जो लगन है वो क्या है, जैसे आपने पूछा, तो देखिए 1 से लेकर 12 तक राशियां होती हैं, और ये राशियां क्या है ये भी आप जान लीजिए। जैसे पूरा जो सोलर सिस्टम है उसको हमने 360 डिग्री के अंदर हमने मान लिया कि 360 डिग्री है, और उसके अगर हम 12 भाग कर देते हैं तो हर एक पार्ट को हमने 30 डिग्री दे दिया है ना। और वो 30 डिग्री जो है वो स्पेशली जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहाँ से ईस्ट डिग्री के अंदर आप जितने भी वहाँ के जो मुख्य स्टार्स हैं अगर आप उनको स्केच करेंगे, ठीक है, तो अभी भी आप गूगल में देख सकते हैं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक बकरी खड़ी हुई है, तो उसका नाम हमने एरीज रख दिया। फर्दर आगे जो है उसका जो हमने टॉरस रख दिया, फिर जेमिनी रख दिया, अलग अलग, क्योंकि उनकी एक शेप जो हमें नजर आती है उसके अंदर। तो हर एक प्लैनेट जो है वो एक जोन से, जिसे हम राशि बोलते हैं, नेक्स्ट जोन के अंदर जब ट्रांसफर होता है तो उसकी जो जो रेज है उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, लेकिन इधर से जो मेरे को देख रहे हैं तो उनकी एक अलग रेंज हो गई। तो आप जब पैदा होते हैं उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका स्क्रीनशॉट होता है, वो आपकी फर्स्ट चार्ट होता है जिसे हम लगन चार्ट बोलते हैं। वो लगन 1 से लेकर 12 तक कि उस समय पे जब आप पैदा हो रहे थे तो आपके केंद्र के अंदर पहला जो आपका घर है, जो आपकी जिसे हम तनुस्थान बोलते हैं, ठीक है, जो आपके शरीर के बारे में, आपकी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो लगना बताता है। वो लगना हो गया। अब राशि राशि आप ये मान लीजिए कि आप चंद्रमा जिस पर्टिकुलर जोन के अंदर है, जैसे अगर चंद्रमा कैंसर में है, 4 नंबर में है, तो आपकी राशि कर्क राशि हो गई। और अगर वो लियो में है या वो एक्वेरियस में है तो अकॉर्डिंगली आपकी राशि होगी। इट्स वेरी सिंपल। तो जिस चार्ट, मतलब मेरे चार्ट में जिस जगह पे चंद्रमा बैठा है वहां मेरी राशि होगी, जिस नंबर में बैठा हुआ है, 1 से लेके 12 तक ही नंबर होंगे, ठीक है, जहां पे भी आपको चंद्रमा बैठा हुआ है वो आपकी राशि हो गई। लेकिन अब जोडिएक साइन क्या है? हाँ, क्योंकि आजकल के जो हमारे जो युवा हैं वो तो लिंडा गुडमैन वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करते हैं। तो देखिए ये जो है, अब चंद्रमा बहुत एक फास्ट प्लैनेट है, वो हर 1.5 दिन के अंदर, 2.5 डे के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में मूव कर जाता है। लेकिन जो सूर्य है वो एक राशि के अंदर 1 महीने, ऑलमोस्ट 1 महीने तक रहता है, तो उसे हम जोडिएक बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो जोडिएक साइन के ऊपर ही चलती है ज्यादातर। तो अगर इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं, अगर आपके चार्ट में सन जिस उस राशि में बैठा है वो राशि आपकी वेस्टर्न उसमें होगी, जैसे मेरे में टॉरियन में ही बैठा है तो मैं, और वेस्टर्न में मैं, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हमारा जो जोडिएक साइन है और वो जो वेस्टर्न जोडिएक साइन है उसमें थोड़ा सा 5-7 दिन का फर्क आता है। अच्छा, हाँ, तो नॉर्मली जो अभी हम जोडिएक साइन देख रहे हैं, तो जब भी आप राशि देखें तो जहां पे आपको ये बताया जाए कि चंद्र राशि से देखना है तो आप अपनी कुंडली की राशि से देखिए। तो नॉर्मली जैसे मैं फोरकास्ट करता हूँ, जैसे मेरे अभी रिसेंटली मैंने अभी जैसे 4 प्लैनेट एक साथ चेंज हुए हैं, शनि चेंज हुआ है, राहु केतु चेंज हुए हैं, जुपिटर चेंज हुआ, तो अभी जो मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ उसके अंदर जो फोरकास्ट में दे रहा हूँ वो राशि ओरिएंटेड है, ठीक है। तो वहां पे आप जोडिएक नहीं देखेंगे, लेकिन जो मैगजीन्स वगैरह आप जिसमें पढ़ते हैं, जिसमें ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है कि मई यहाँ से लेकर के और जून यहाँ तक के जो टाइम पीरियड है, वहां पे आप जोडिएक को फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा जो हिंदू सिस्टम है, जो हमारा वैदिक सिस्टम है, उसमें हम राशि के लिए चंद्रमा को फॉलो करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। इसलिए मन से संबंधित जो बातें आई, इमोशन से जुड़ी हुई जो बातें आई, वहां पे हम चंद्रमा को लेते हैं।
तो लग्न आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिजिकल बॉडी। लग्न आपका शरीर है। हाँ। लग्न आपका वो है जो अभी आप मेरे सामने बैठे हैं। आपका स्ट्रक्चर, आपकी कद, आपकी काठी, आपका कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर है कि आप कितने बड़े हैं, गठीले हैं या लंबे हैं या स्लिम हैं, वो सब उससे मालूम चलता है। और राशि हो गया आपकी मन का। राशि हो गया आपकी इमोशंस, आपका मन है, और बहुत सारी चीजें हैं। आपकी माँ के बारे में भी चंद्रमा बताते हैं, तो वो आपका मन से जुड़ा हुआ है। तो जहां पे हम गोचर जो एट प्रेजेंट, जैसे अभी 4 प्लैनेट चेंज हुए हैं 1.5 महीने पहले, तो वो हम रिलेट करेंगे राशि से सबसे ज्यादा। कुछ जगह पे लगन से भी देखते हैं उसको, मोस्टली। लेकिन ज्यादातर जो है वो राशि से देखा जाता है। तो ट्रांजिट या गोचर अगर आपको देखना है तो आप चंद्र राशि से देखिए, और अदरवाइज प्रिडिक्शन करनी है तो हम लग्न के हिसाब से। सर दूसरा सवाल एक ये आता है, जो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना कितनी सही है। क्या है बोलना ठीक है कि जैसे हमारे हिंदू हमारे जो शास्त्र हैं उसमें लिखा है पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये बोलना सही है कि जो आपने कहा स्क्रीनशॉट जब आप पैदा हुए हो, वो आपके पिछले कर्मों का एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड हो गया? क्या अच्छा था, क्या बुरा था? बहुत सही कहा आपने। देखिए क्या है कि हम नॉर्मली प्रारब्ध में बिलीव करते हैं। प्रारब्ध यानी वो जो आपका पीछे का है ना। हमारा ये मानना है कि जो भी हमारे सत्कर्म है, अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, वो या तो कुछ हद तक हम इस जन्म में भोग लेते हैं, और कुछ हद तक जब हमारा नेक्स्ट वर्ष जहां पे भी होता है, जिस योनि में भी हम जाते हैं, है ना, वहां पे लेकर के जाते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म है वो ग्रहों के द्वारा इस जन्म के अंदर हम भोगते हैं। जैसे अभी हमारी कुंडली में राहु खराब है, तो जो राहु महादशा आएगी 17 साल की, उसके अंदर, और इसी राहु दिशा के अंदर भी राहु में राहु 2-2.5 साल की चलेगा, उसके बाद में सूर्य आएगा। मतलब सारे जो प्लानेट है उनका एक क्रम होता है। जैसे राहु के बाद में मंगल आएगा, उसके बाद में फिर चंद्रमा आएगा, फिर उसके बाद में बाकी के प्लानेट है ना। तो उसी एक जो इनका एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली उनका जो टाइम पीरियड होगा, जैसे राहु में राहु चलेगा 2.5 साल के लिए, उसके बाद में बाकी के जो प्लानेट आएंगे, चंद्रमा है, सूर्य है, बृहस्पति है, उनका सबका एक टाइम है। कोई 2 साल के लिए, कोई 2.5 साल के लिए, कोई 17 महीने के लिए, कोई 5 महीने के लिए। तो वो आपको अच्छे या बुरे इफेक्ट है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको भोगने पड़ेंगे। ऐसे ही 7.5 है ना। तो सभी के लिए तो 7.5 खराब नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो वो एक लर्निंग फेज है, आपको बहुत कुछ सिखा करके जाती है डे टू डे लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर के बारे में। तो वो भी आपके प्रारब्ध है। तो जो महादशाएं आपकी कुंडली में अच्छी हैं, जो आपको चारों ओर से आपका विकास करती है, आपका डेवलपमेंट करती है, आपकी ग्रोथ करती है, तो वो आपके अच्छे प्रारब्ध, अच्छे कर्म हो गए। जहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ आ रही है, स्ट्रगल आप कर रहे हैं, या आपके परिवार में कुछ समस्याएं आई, तो वो आप समझ लीजिए आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म है। सर थोड़ा और इस पे बताएंगे, दशा क्या होती है, महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है? ज्योतिष शास्त्र के अंदर 2 पार्ट होते हैं। जैसे ही एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ, हमने उनका टाइमिंग ले लिया, उसके बाद में हम उसको, अभी तो थैंकफुली कंप्यूटर्स आ गए हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जिस जमाने में मैंने सीखा है, उस जमाने के अंदर तो पहले सबसे बड़ा एक चैलेंज यही होता था कि इसकी हॉरोस्कोप कैसे बनाए। और उसके लिए जो पुराना टाइम था, जो पंचांग के अंदर टाइम होता है, वो घड़ी, पल, विपल होता है। मतलब ऑलमोस्ट 2 घड़ी जो है वो 1 घंटे से कुछ ऊपर जाकर के एक आवर होता है। तो घंटा, एक 1 आवर मतलब 1 घंटा, उसके बाद में कुछ घड़ी, और सेकंड्स को हम बोलते हैं पल, मिनट्स को पल बोलते हैं, और सेकंड्स को विपल बोलते हैं। तो वो जो हमारा टाइम है, घड़ी पल में कन्वर्ट करके एक IST निकालते हैं। उसके पहले लोकल टाइम, जैसे आज यहाँ पे दिल्ली में जो टाइम है और कलकत्ता में टाइम है, जो पंचांग भेद होता है, यहाँ का पंचांग है नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, उसमें हम वो जो टाइम है 15 से 25 मिनट का, वो लेस करते हैं। फिर मीन टाइम, वॉर टाइम चलता था, उसको लेस करके एक IST निकालते थे। उसके बाद में जो भयाद भभोग का सिस्टम होता था, वो कैलकुलेट करके हम आपका पहले लगन निकालते थे कि जब ये बच्चा पैदा हुआ है तो सिंह लगन में पैदा हुआ है या वो कन्या लगन में पैदा हुआ है।
और फिर अकॉर्डिंगली पंचांग के अंदर आज के दिन जहाँ जहाँ पे जो जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उस हिसाब से वो रख करके फिर विंशोत्तरी दशा निकालते हैं। तो विंशोत्तरी दशा आप ये मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जो पैदा हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि वो 120 ईयर तक मैक्सिमम जिएगा, है ना। तो 120 साल की हम विंशोत्तरी दशा निकालते हैं। उसका क्रम है, जैसे सबसे पहले सूर्य की महादशा, फिर चंद्रमा की महादशा, फिर मंगल, तो आचम भो राजी सह भूकेसु, ये शॉर्ट फॉर्म है। मतलब आदित्य, फिर चंद्रमा, फिर अलग अलग प्लैनेट्स की अपनी वो है। तो जब आप पैदा होते हैं, सपोजिटली उस टाइम पे अगर आप सूर्य महादशा में पैदा हुए हैं और उसके अंदर आपका वो सूर्य की महादशा 2 साल 3 महीने में खत्म हो रही है, तो फिर 10 साल की महादशा आपको चंद्रमा की लगेगी। ऑर्डर तो वही चल रहा है। फिर मंगल की महादशा लगेगी, वो लगेगी आपको 7-8 साल की। फिर उसके बाद में राहु की दशा, वो 17 साल की लगेगी। उसके बाद में 16 साल की आपको जुपिटर की महादशा लगेगी। ये अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग रेंज क्यों है? किसी की 15 साल, किसी की 10 साल। ये जैसे अभी यही तो साइंस है, हर एक प्लैनेट का एक ड्यूरेशन है। अच्छा, उसके बेस पे निकाली जाती है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे चंद्रमा है, वो एक राशि से दूसरी राशि जाने में सिर्फ 2.5 दिन लेता है। वहीं पे सूर्य जो है वो संक्रांति जिसे हम बोलते हैं, वो 1 महीना लेता है। सैटर्न कितना टाइम लेता है? लेकिन शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 ईयर लेता है। 2.5 साल। तो ये जो शनि का जो नाम पड़ा है शनिश्चर, वो भी इसीलिए पड़ा है कि संस्कृत में धीमे चलने वाले प्लैनेट को बोलते हैं शनि ही चर है, अर्थात जो धीरे धीरे विचरण करता है। तो शनिदेव का एक नाम मंदी भी है, जो मंद गति से चलते हैं। ऐसे ही जो बृहस्पति हैं, बहुत बड़े प्लैनेट है, उनको जीव भी बोलते हैं, गुरु है। तो वो जो है वो ऑलमोस्ट 12 से 13 महीने लेते हैं, कई बार 12.5 महीने लेते हैं। बाकी मंगल है या शुक्र हैं या बुध हैं, वो सारे के सारे 40 दिन 45 दिन के अवधि के अंदर रहते हैं। लेकिन राहु और केतु तो जो विजुअली प्लैनेट्स नहीं है लेकिन नोट्स हैं, तो सूर्य चंद्रमा की जो छायाएं हैं जिससे ग्रहण लगते हैं, है ना, तो इनको छाया ग्रह बोलते हैं। तो ये सारे प्लैनेट अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, है ना, इस तरीके से। और ये एक राशि से दूसरी राशि में एक साथ ही परिवर्तन करेंगे। जब भी करेंगे इनको 18 महीने लगेंगे। जैसे अभी 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन हुए, अब ये फर्दर 18 महीने के बाद भी होंगे। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो उसी हिसाब से कि वो प्लैनेट कितना बड़ा है, अर्थ से कितना दूर है, उसी हिसाब से इनका जो है मूवमेंट के हिसाब से इनकी महादशाएं और दशाओं का हिसाब किताब रखा गया हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है। पर ये एक सिद्ध एक नियम है और उस नियम के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। सर, मैंने जितना अब तक एस्ट्रोलॉजी देखी है, मेरा पर्सनल मानना है कि ऊपर वाला, जैसे कोई कहता है ना कि कुंडली खराब है अच्छी, मेरा इतना मानना है अच्छा बुरा नहीं होता। डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा बुरा कुछ नहीं है। हाँ, वीकनेस स्ट्रेंथ हो सकती है। तो जब आप लोगों की जब देखते हैं कुंडली, बहुत बार लोगों का होता है, उनका सवाल ये नहीं होता कि क्या अच्छा क्या बुरा, वो कहते हैं ये कुंडली खराब है अच्छी है। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, कुंडली खराब अच्छी तो होती है क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब अच्छी कुंडली जो होती है, अब जैसे मैं आपको कितने सारे एग्जांपल दूं। जैसे हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कितने ही बहुत ही साधारण परिवार से निकल करके और आज पूरे विश्व में उनका प्रभाव है। हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो अब ये कुंडली में राजयोग थे तभी तो वो इतना ऊपर गए। साथ ही साथ में आप देखिए, अगर आप लालू प्रसाद यादव की कुंडली देखेंगे तो वो भी एक बहुत सामान्य से परिवार में पैदा हुए थे और अपने जमाने के अंदर काफ़ी अच्छी मिनिस्ट्री उनके पास में, रेलवे मिनिस्ट्री भी उनके पास में रही है, जो काफ़ी पावरफुल मिनिस्ट्री होती थी पहले। तो निश्चित रूप से कुंडली जो है वो अच्छी या बुरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा क्योंकि अच्छी कुंडली में भी बुरा टाइम आता है। भाई, जैसे आपने मोदी जी का एग्जांपल दिया, क्योंकि सारी कुंडलियां तो अच्छी नहीं हो सकती। देखिए, आपके 9 के 9 प्लैनेट तो अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग, कि आपको सपोजिटली आपकी कुंडली के अंदर 3 प्लैनेट हैं या 2 प्लैनेट अच्छे हैं, जैसे शनिदेव अच्छे हैं, ठीक है, जैसे गुरुदेव अच्छे हैं। तो अगर ये प्लैनेट आपकी कुंडली अच्छी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी महादशाएं अच्छी आए
और साथ ही वो आपके जो की प्लानेट है, जो मूल त्रिकोण के जो आपके प्लानेट, चाहे वो लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, उनकी स्थिति कितनी बढ़िया है, उन पे बाकी ग्रहों की दृष्टि संबंध कैसा बन रहा है, वो स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, ठीक है, उन पे मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अगर उनकी महादशाएं भी आ जाती हैं तो आपके लिए 2 प्लानेट ही बहुत कुछ है। बाकी के सारे प्लानेट आपके लिए इतने इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि महादशाओं का ही रोल होता है आपके जीवन के अंदर आपको आगे ले जाने में। मोदी जी तो यही थे ना, ठीक है। अब वाजपेयी जी तो देखो ऑलमोस्ट 70 के बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने, तो इसमें कुंडली तो वही थी, लेकिन महादशाओं का प्रभाव, जैसे ही वो महादशाएं आई, उस प्लानेट ने अपना इफेक्ट दिया और राजयोग बना दिया। ऐसे ही जैसे ही मोदी जी की, जैसे अभी मोदी जी मंगल ग्रह की महादशा के अंदर अभी चल रहे हैं और अभी और 2028 के आसपास तक चल रहेगी, तो वो इनकी जिंदगी का सबसे सुंदरतम पीरियड है। इसलिए देखिए आप कि हर जगह पे वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल रही है। लेकिन यही मोदी जी आज से 30-40 साल पहले कहाँ थे, वही जैसे लेकिन जैसे ही योग बना उनकी कुंडली के अंदर, ठीक है, वैसे ही कैन यू बिलीव कि मोदी जी प्रधानमंत्री 7.5 के अंदर बने। तो जितने भी लोग हमारे आज का ये जो शो देख रहे हैं, उससे मैं बताऊं कि 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती, 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 आपको हमेशा सिखाती है। शनिदेव इज ए हार्ड टास्क मास्टर। 7.5 एक लर्निंग फेज होता है जो आपको ये बताती है आपको कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपकी प्लानिंग को कैसे बेटर करना है और कैसे हर एक चीजों को बारीकी से देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी 7.5 के अंदर भारत देश के प्रधानमंत्री बने, और इससे पहले जो उन्होंने 15 साल से ज्यादा राज किया था सीएम बन करके, तो एग्जैक्टली इससे पहले राहु की दिशा थी जिसे लोग डरते हैं। तो कुल मिलाकर के हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कुंडली अच्छी हो, उसके साथ साथ महादशाएं भी अच्छी आनी चाहिए। और वो महादशाएं के जो प्लानेट है, अगर आपको पंचमेश की महादशा आ रही, 5th लॉर्ड की महादशा है, 9th लॉर्ड की महादशा है, 10th लॉर्ड की महादशा, जो शुभ स्थान माने जाते हैं, उनका जो प्लानेट है वो पावरफुल हो। पावरफुल होने का मतलब हुआ कि वो अपनी राशि का हो, एग्जॉल्टेड हो, साथ ही उनके मित्र ग्रहों की उन पर दृष्टि संबंधी भी अच्छी, तब जाकर के उनका इंपैक्ट और इफेक्ट आएगा। अदरवाइज आप अच्छी जन्मपत्री लेके बैठे रहिए। अब बात करेंगे कि कुंडली खराब होना। तो देखिए क्या होता है कि हर एक कुंडली के अंदर ग्रहों की 3 स्थितियां होती। एक होता है प्लैनेट का स्वग्रही होना, यानी प्लैनेट का ओन साइन होना, तो वेरी गुड, ठीक है। दूसरा होता है प्लैनेट का एग्जॉल्टेड होना, वो प्लैनेट की सबसे अच्छी बेस्ट पोजीशन होती है। और एक होता है कि प्लैनेट का डेबिलेशन यानी नीच का होना, वो सबसे उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। तो हर एक प्लैनेट उच्च राशि में होता है, उसकी राशि नियत है। जैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव जो हैं वो वैसे सिंह राशि के अधिपति हैं, मतलब स्वग्रही ओन साइन होगा वो 5 नंबर के लियो में, लेकिन एग्जॉल्टेड होंगे वो मेष राशि के अंदर, मंगल की राशि के अंदर। और जिस राशि में भी वो एग्जॉल्टेड होंगे उससे ठीक 7वीं राशि के अंदर, जैसे तुला राशि 7वीं राशि है, वहां पे वो नीच के हो जाएंगे, तो वहां पे वो पावरलेस हो जाएंगे। स्वग्रही होंगे वो पावरफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल वो हो जाएंगे अपने मित्र ग्रह मंगल के। सर 2 टाइप के लोग मैंने देखे हैं। एक होते हैं और मैं इन दोनों टाइप के लोग आपने श्योर देखे होंगे। पहले होते हैं बोल दिया अच्छी कुंडली है और वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, अरे मेरा तो बहुत बढ़िया है, वो अच्छा लेकर आए हैं। दूसरे उल्टे कि खराब है तो उम्मीद हार जाते हैं, अरे अब तो जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अब तो यही होना है, यही डेस्टिनी होगी। ऐसे 2 लोगों का मतलब आपका क्या टेक है? बिकॉज आई एम श्योर आप ऐसे क्लाइंट से मिलते होंगे। क्लाइंट नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में यही चीजें हैं। देखिए आई एम ए एस्ट्रो लाइफ कोच, है ना, तो एक एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रो लाइफ कोच के अंदर यही डिफरेंस है कि एक एस्ट्रो लाइफ कोच आपको ये बताता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, ऑब्वियसली जब हम आपकी कुंडली देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि आपका लग्नेश जुपिटर का है। अगर आपका लग्नेश जुपिटर है तो इसका मतलब आपकी जो की प्लैनेट है, की प्लैनेट का मतलब हुआ आपका लग्नेश, यानी कि आपका जो शरीर है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसको रूल करने वाला प्लैनेट तो सबसे पावरफुल होता है। उसके बाद में आपका इंटेलिजेंस यानी आपका 5th लॉर्ड, और उसके बाद में
आपका भाग्यश, यानी जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप दिमाग लगा रहे हैं, जो आप अपने एफर्ट डाल रहे हैं, उसके हिसाब से लक बोले तो टाइमिंग, कि जो आपने पढ़ा है, फिफ्थ हाउस जो है एजुकेशन का भी होता है, यानी जो आपने पढ़ा है, जो आपका सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में इतनी बढ़िया प्लानिंग है कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप तैयार रहेंगे और वो अपॉर्चुनिटी आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो वो भाग्य हुआ। तो अगर ये प्लैनेट आपके अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप कामयाबी के शिखर पे जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये प्लैनेट आपके अच्छे नहीं है या उनकी महादशाएं नहीं आई हैं तो आपकी कुंडली खराब हो गई। अब हमें यही देखना होता है कि आपके जो पोटेंशियल, जो आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो आपको आगे लेकर के जा रहे हैं, जो किसी वजह से कुंडली में अच्छे नहीं हैं, तो हमें वो समझने की आवश्यकता है कि इन प्लैनेट्स की वजह से हम अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, जब हमें ये मालूम चल जाता है ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो अब हमारा आधा काम तो हो ही जाता है। हम अपनी जो वीकनेस है उसको धीरे धीरे करके कम करेंगे जितनी कर सकते हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर हम खेलेंगे। तो एक अच्छा एस्ट्रो लाइफ कोच यही बताता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ की ओर जाना है, अपनी वीकनेस को जो है वो कम करना है, और ओवर ए पीरियड धीरे धीरे करके आपकी प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट करके, आपको अनुभव से सिखा करके आपको वहां पहुंचा दिया जाता है जहां पे आपको पहुंचना है, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है। सर, अब मान लीजिए जैसे कोई बंदा है, उसका राहु बहुत स्ट्रांग है और कुंडली भी अच्छा बैठा है, उसकी महादशा भी आ गई, तो क्या इसका मतलब ये है उसको बैठे बैठाए चीजें मिल जाएंगी, या इसका मतलब ये मिलेंगी तो सही लेकिन उसके कर्मों पर भी डिपेंड करता है कितना आप उसको ले पाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपका राहु कुंडली में बहुत बढ़िया है और वो योग कारक है, आपको देने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप उस राहु महादशा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चुके हैं। राहु का मतलब ये हुआ कि देखिए, राहु क्या है बेसिकली, आप इसकी कथा तो ये है कि जब सागर मंथन हो रहा था और अमृत पीने के लिए एक राक्षस स्वर भानु करके आया, उसका शीश भगवान ने काटा, तो हाँ, तो चूंकि वो अमृत का पान कर चुका था इसलिए वो मरा नहीं, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी यहां तक का है ना सर, तो वो राहु है, और नीचे का जो पार्ट है, जो धड़ है, वो केतु है। तो देखिए, धड़ जो है वो बिना ब्रेन के तो चल नहीं पाएगा, तो केतु तो जिस प्लैनेट के साथ में बैठा है उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, और राहु जो क्या है, वो सोच सकता है, ठीक है, आइडियाज लेकर के आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक्शन नहीं कर सकता क्योंकि धड़ नहीं है ना उसके पास में। तो राहु वाले जो लोग होते हैं वो डिप्लोमेटिक होते हैं, डिप्लोमेसी। राहु क्या है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है। तो जो आपकी जो सोच है, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार करे हैं लोगों ने, उसके अंदर राहु की स्थिति बहुत बड़ी है। जो आपके आइडियाज आते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे राहु से निकल करके आते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली मूर्त रूप देने का जो काम है वो केतु का है, और वो केतु के साथ में जो प्लैनेट बैठा है उसका है ना। तो देखिए, राहु की महादशा अगर आपकी बढ़िया है, जैसा आपका सवाल था, तो अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपको 100 पैसे उसका अच्छा इफेक्ट मिलने वाला था तो 10 या 15 पैसे मिलके रह जाएगा। तो क्या ये बोलना सही है कि ये तो मैंने राहु का एग्जांपल दिया, बट हर प्लेनेट के लिए सेम चीज है? देखिए, आप समझिए इस चीज को कि देयर आर टू काइंड ऑफ डेस्टिनी, है ना। एक डेस्टिनी ऐसी है जो फिक्स्ड है, नोबडी कैन चेंज। वो क्या है, जब आपको जिस घर में पैदा होना है, जो आपके माँ बाप नियत कर दिए हैं, वो तय है, नोबडी कैन चेंज। आपकी शादी जब जिससे जितनी बार होनी है होगी, आप कितना भी किसी से प्यार कर लीजिए, ठीक है। आपकी डेथ जब जहां आनी है आएगी, नोबडी कैन चेंज। तो ये जो डेस्टिनी है, ये फिक्स डेस्टिनी। इसके अलावा जितनी भी डेस्टिनी है वो भगवान ने हमें बिल्कुल ओपनली ये बताया हुआ है कि आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अपनी मेहनत से कर सकते हो, अपनी इंटेलिजेंस से कर सकते हो, अपनी बेटर प्लानिंग से कर सकते हो, ठीक है, अपनी एजुकेशन से कर सकते हो। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यानी अगर आपकी किस्मत के अंदर एक रेखा खींची हुई है, वो रेखा चेंज नहीं होगी, लेकिन आप अपनी एफर्ट से इस रेखा के आगे बड़ी बड़ी रेखाएं खींच के उसको छोटी तो कर सकते हो। और बिना कुछ करे अब छोटी सी रेखा खिंचोगी तो वो रेखा बड़ी हो जाएगी दुर्भाग्य की, है ना। जैसे 5 को 555 भी कर सकते हैं, -555 भी कर सकते हैं, द 5 इज रिमेनिंग सेम। तो
हमें ये देखना है कि हम अपनी कुंडली की पावर को समझते हुए, अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए हम अपने आप को वहीं फोकस करें जहां पे हमें करना है। कई बार ऐसा होता है, आपको नहीं लगता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ाई कुछ और करके आते हैं लेकिन किसी और फील्ड में सक्सेसफुल। सर शनिदेव, अब शनिदेव सबसे, मैं कहता हूँ सबसे मेन टॉपिक आता है एस्ट्रोलॉजी में। बहुत लोग डरते हैं आजकल, तो बहुत लोग कहने लग गए नहीं शनिदेव अच्छे भी हैं, मुझे लगता है मिसअंडरस्टूड है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शनिदेव या सैटर्न ऐसी क्या बातें हैं जो जनरल पब्लिक मिस कर जाती है उनके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनिदेव को इतना ज्यादा डरावने तरीके से बेचा जा रहा है क्योंकि आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरा कमर्शियल हो गया है, वो एक तरीके से व्यापार हो गया है। सारे तो नहीं लेकिन अधिकांश तक मैं यही देख रहा हूं हर जगह रील्स के अंदर कि आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, आपको जो कोई भी आप मंत्र बोल लीजिए, जो जैसे आजकल कई तरह के वो रील्स आती हैं जिसके अंदर बोले कि अच्छा, दूसरा ना, हर एक 3 दिन के बाद में एक त्योहार आता है जिसमें आप ये रेमेडी कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, रेमेडीज काम करती हैं लेकिन वो हर एक आदमी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली काम करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, मंत्रों की शक्तियां होती हैं लेकिन वो मंत्र जो है वो हमारे वैदिक मंत्र है। ऐसे नहीं है कि कोई भी कहीं का भी कोई एक नाम ले लिया, उस पे आपके धन लक्ष्मी की बारिश हो जाएगी, तो फिर तो उनके ऊपर ही हो जाती जो बता रहे हैं, नहीं हो रही ना। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत होती है कि हमारे आजकल के पढ़े हुए यूथ इन सब चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद कर रही है। शनिदेव की जैसे आपने बात करी, तो देखिए शनिदेव के बारे में क्यों इतने पावरफुल है ये जानिए आप। 12 राशियों में से शनिदेव की 2 राशियां हैं, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि, जिनके वो मालिक हैं, जिनको वो गवर्न करते हैं या उनके ओनर हैं, आप ऐसे मान लीजिए। एट ए टाइम 3 राशियों पे शनिदेव एक साथ 7.5 लगा के रहते हैं। ठीक है, अभी किस किस की चल रही है? जैसे अभी मीन राशि पे, पाइसेस, मीन राशि के ऊपर बीज की 7.5 ढैया लगी हुई है, मतलब वो ढाई साल पूरे कर चुके हैं और 29 मार्च को जो भी गया है उसमें वो 2.5 साल पूरा करके और उनके बीच की सेकंड फेज शुरू हो गया। वहीं मेष राशि को 29 मार्च को अभी 2 महीने पहले एरीज को 7.5 लगी है, स्टार्ट हुआ। और जो कुंभ राशि है उनके 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट 2.5 ईयर का पीरियड बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या था, 29 मार्च को एग्जैक्टली क्या हुआ, मकर राशि की 7.5 खत्म हो गई केप्रिकॉन वाले। तो ये हमेशा ऐसा होगा कि जैसे ही वो कुंभ राशि को छोड़ेंगे तो वृषभ राशि जो एरीज के बाद वाली राशि है, ऑर्डर चलता रहेगा। हाँ, तो एक साथ में एक राशि जो 3 हो रही है तो उसके पीछे वाली राशि जो है 1 2 3 वो उसका जो लास्ट का ढैया, उसके पीछे वाली राशि का मध्यम ढैया और उसके जो पीछे वाली राशि का फर्स्ट ढैया। लेकिन साथ ही साथ में 2 और दृष्टियां शनि की होती हैं। अगर आपकी राशि से अगर शनिदेव चौथे घर में या 8वें घर में आ गए, 4th हाउस और 8th हाउस, तो 2 ढैया लगती है। जैसे 7.5 खत्म होती है, 2.5 ईयर का बहुत अच्छा पीरियड आता है। शनिदेव 7.5 साल में जितना भी आपने भोगा है वो सब कुछ आपको दे जाते हैं। अब इसको साइंटिफिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए कैसे। 7.5 ईयर के अंदर आपने इतने सारे लर्निंग्स ले ली होती हैं, व्यापार में घाटा खा लिया होता है, ठीक है, जॉब छोड़ चुके होते हैं आप, जॉब छोड़ के आपने स्टार्टअप शुरू कर लिया होता है, उसमें घाटा खा लिया होता है, रिलेशनशिप आपके ब्रेक हो चुकी होती है, घर के अंदर क्राइसिस आ चुकी होती है, तो इन सब चीज़ों को आप टैकल करते हो। तो ये सारी लर्निंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सीख करके 2.5 ईयर के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आप वहाँ पे गलतियाँ नहीं करते, क्योंकि वो गलतियाँ तो आप करके सीख चुके हो ना। तो वो सारा का सारा 2.5 ईयर का पीरियड, तो 3rd हाउस में शनि आते हैं तो आपको सब कुछ देके जाते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद में जो 4th हाउस की ढैया लगती है 2.5 ईयर की, ठीक है, उस ढैया के अंदर चूंकि ये हमारा स्वभाव होता है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें वापस से घमंड और अहम आ जाता है, तो वहां पे हम फिर गलतियां कर देते हैं, तो शनिदेव फिर आपको रियलिटी चेक देते हैं। ऐसे ही जब आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर जब शनिदेव जाते हैं तो ये एक बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं लघु कल्याणी ढैया, अष्टम ढैया होती है, और ये इसको मैं 7.5 के बराबरी मानता हूँ। 7.5 में 7.5 ईयर में आप सीखते हैं या भोगते हैं
उसमें आप 2.5 ईयर में भोग लेते हैं। जैसे अभी पिछले 2.5 साल से कर्क राशि को ढैया लगी हुई थी जो बहुत बुरी थी, और अब कर्क राशि से अगली सिंह राशि में ये ढैया लगी हुई है। वो ये 2.5 साल तक अब सिंह राशि के लिए शनिदेव यहाँ पे बैठ के, अब 8th हाउस क्या होता है? हाउस ऑफ डेथ। इसका मतलब ये नहीं आपकी डेथ हो जाएगी, ये आपकी हेल्थ के लिए निश्चित रूप से वो सेंसिटिव हो जाएगा मामला। सेंसिटिव हो जाएगा। अगर वो भी कब? अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर अपने चेकअप्स नहीं करा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मैं पहले से ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ और तब कुछ टाइम बाद वो लगती है तो फिर इफेक्ट कम हो जाएगा। तो बहुत कम होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको लीवर में बहुत बड़ी इश्यूज आने थे तो आपको छोटा मोटा कोई लीवर का जो है इश्यू आकर के खत्म हो गया, इन्फेक्शन हो गया, है ना। हाँ, एक बात जरूर है इसके अंदर कि अगर मंगल ग्रह, जैसे अभी पिछले नॉर्मली मंगल 45 डेज के अंदर चेंज हो जाते हैं, इस बार मंगल आप देखिए कि आपने देखा होगा कि विश्व के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी आग लगी है, फॉरेस्ट फायर लगी है, या जितने भी एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि मंगल कर्क राशि में पिछले 8-10 महीनों से हैं, और ये मंगल की नीच की राशि होती है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि मार्स जो है वो कर्क में जा रहा है, उसके बाद में फिर उसके पीछे वाली राशि में रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, फाइनली अभी 8 जून को, यानी कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है वो मूव कर जाएंगे। और उसके बाद में आपको ये जितना भी आप तांडव देख रहे थे, जो एक्सप्लोजन देख रहे थे, जो आग देख रहे थे, उसमें काफ़ी कमी आएगी। और ये जो कहीं ना कहीं पे जो विश्व में कई जगह पे जो युद्ध चल रहे हैं, उसमें भी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। वैसे तो इस साल के अंदर काफ़ी कुछ देखने को हमें मिल ही चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ काफ़ी ख़राब था। जो न्यू ईयर की प्रिडिक्शन मैंने दी है काफ़ी सारी चैनल्स के ऊपर, मैंने बताया था कि आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे, आपको सुनामी भी देखने को मिल सकती है, काफ़ी राजनीतिक उठापटक भी आपको देखने को मिलेगी, भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो अभी और भी ऐसा होना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये अभी और आने वाले 1.5-2 साल 3 साल का पीरियड ऐसा है जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है। 3 साल? हाँ, 2 साल तो आप पक्का मानिए, और उसके अंदर काफ़ी उठापटक आपको देखने को मिलेगा। मतलब इकोनॉमी भी हो सकता है, और बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आप देखिए शेयर मार्केट को लेके मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे ट्रम्प की गवर्नमेंट आई उसके बाद में आपने देखा ही होगा, है ना, कि जो टैरिफ वॉर है वो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि कहीं ना कहीं पे इंडिया के लिए चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं, और हो सकता है कि हम आने वाले टाइम के अंदर एक न्यू इकोनॉमी बन करके, एक थर्ड इकोनॉमी बन करके, और हम जो है वर्ल्ड के अंदर अपनी दखलंदाजी दें। और मेरे को लगता है ऐसा जरूर होगा और जल्दी होगा। और जहाँ तक शनिदेव की बात है, जो कि हम टॉपिक हमारा डिस्कस कर रहे थे, तो 12 राशियों में 5 राशियों में जो शनिदेव एट ए टाइम होते ही हैं, 5 राशियों पे है, तो आप देखिए ऑलमोस्ट आधा जो आपका राशि कवर है वो शनिदेव के द्वारा है। और शनिदेव के बारे में ये है कि या तो आप अपनी लर्निंग से सीखिए, क्योंकि वो तो टीचर आपको सिखाएंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर वो आपको थप्पड़ मार के सिखाएंगे, चोट मार के सिखाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार है, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपना मी टाइम, ठीक है, और पर्सनल टाइम जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अगर आप मेहनत करने को तैयार है, तो निश्चित रूप से वो आपको जो है अवार्ड देंगे, आपको पुरस्कृत करेंगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने तो मेहनत करनी नहीं है, शॉर्टकट अपनाने हैं, ठीक है, आपने शेयर मार्केट से रातों रात अमीर होने का सोचना है, तो आप ये मान के चलिए आपके पास में, आपके साथ वो ट्रीटमेंट होगा कि आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जहां पे भी आपने शॉर्टकट ले लिया, वहां भी शनिदेव आपको छोड़ने वाले नहीं है। जहां पे भी आपने मेहनत का रास्ता अपना लिया, और सबसे बड़ी बात, यहां पे आपको अपना कैरेक्टर, आपको अपनी सोच, इन सबको आपको संयमित करना पड़ेगा। अगर आप किसी को लूट रहे हैं, किसी को, अगर स्पेशली जो लोअर मासेस है, जो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, अगर आप उनका शोषण कर रहे हैं, अगर आप अपने एल्डरली, आपके जो जितने भी घर के बुजुर्गवार हैं या समाज के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनका शोषण कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जो स्टाफ है, जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, उनके साथ में अगर आप शोषण कर रहे हैं,
तो आप निश्चित मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा आपको सहना पड़ेगा और आपके साथ में वो कहीं भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए कि शनिदेव की अगर आपको कृपा लेनी है, आप अपने जो घर के बुजुर्ग आ रहे हैं उनसे उनसे बहुत ही स्नेह के साथ में और रेस्पेक्टफुली आप उनके साथ में पेश आए। किसी के बारे में भी किसी को आप चीट ना करें, किसी का भी आप जो है बेईमानी से किसी का पैसा आप दबाएं ना, खाएं ना, अपने हक के लिए आप ले और हमेशा मेहनत करके कमाएंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत कामयाब। और सर आपने बोला शनिदेव रिवॉर्ड करते हैं, चाहे वो कुंडली में नीच के हों या उच्च के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिवॉर्ड तो रिवॉर्ड है। नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर, हर एक घर बहुत सारी बातों को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस जैसे मैंने बताया लगन जिसे हम बोलते हैं, वो बताता है कि आप कैसे हो, आप कैसे दिखते हो। तनु स्थान बोलते हैं, तनु मतलब आपका शरीर, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका आभा मंडल कैसा है, ठीक है, आपके कान, नाक, हाथ, माथा ये कैसे हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ठीक है, आपकी शारीरिक बनावट कैसी है। सेकंड हाउस जो होता है उसे हम बोलते हैं वेल्थ हाउस, यानी पैतृक धन, वो धन जो आपको अपने इनहेरिटेंस में, जो आपको अपने माता पिता से या आपको फादर से मिलने वाला है। साथ ही साथ आपकी वाणी, आपकी एक आंख, मोटा मोटी बता रहा हूं। थर्ड हाउस बताते हैं आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, आपका पराक्रम भाव। फोर्थ हाउस बताता है आपकी मदर के बारे में, आपकी माता जी के बारे में, आपके खुद के वाहन के बारे में, आपका खुद का स्वयं का जो घर होगा उसके बारे में और आपके घर की खुशियों के बारे में। फिफ्थ हाउस होगा वो बताएगा आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी बेसिक इंटेलिजेंस के बारे में और बेसिक एजुकेशन के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, इनफैक्ट पीस ऑफ माइंड के बारे में। सिक्स्थ हाउस होगा जो छठा घर है, वो बताता है रोग, रिपु और शत्रु। रिपु मतलब वही आपके शत्रु। तो आप ये मान के चलिए कि रोग, रिपु जो शत्रु है, तो अगर हमें आपकी शत्रुता देखनी है, आपकी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट में लोग कैसे करें, षड्यंत्र आपको देखने हैं, तो सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। उसके अलावा जितने भी आपका जहर, पॉइजन है, ठीक है, वो भी यहीं से, आपकी जो मेडिसिन है वो भी यहां से देखी जाएगी। आपका मामा, मामी, ननिहाल, वो भी यहां से देखा जाएगा। साथ ही साथ में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सेवंथ हाउस है वो आपकी जो लाइफ पार्टनर के बारे में है, डे टू डे लाइफ के बारे में है, पार्टनरशिप के बारे में। एट्थ हाउस आपकी डेथ के बारे में है और अकल्ट, जितने भी जादू टोना, भूत प्रेत पिशाच और जितना भी इतिहास और खंडरों से जो प्यार करने वाले लोग हैं। बल्कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो इसको जो हिडन ट्रेजर बोला गया है ना। नाइन्थ हाउस है वो प्योरली आपका लक है, आपका भाग्य है और आपका रिलीजन है ना। 10th हाउस आपके पिता के बारे में है, आपके करियर के बारे में है। 11th हाउस जो है वो आपका इस देश से दूसरे देश में जाने के लिए अब्रोड जिसे हम बोलते हैं। साथ ही साथ में आपकी इनकम भाव, जो आप पैसे कमाने वाले हैं। 12th हाउस आपका एक्सपेंसेज का घर और उसके अलावा दूसरी आंख। तो आप ये मान के चलिए कि ये 12 घर हैं, तो प्लानेट 9 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12 के 12 घर में कोई प्लानेट आएंगे। कई बार एक साथ में 5 प्लानेट भी आ जाते हैं, 6 प्लानेट भी आ जाते हैं और कई बार 2-2 प्लानेट भी आते हैं। तो हमें ये देखना है कि आपका जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा है। अब ग्रह पावरफुल कहाँ होते हैं? अगर आपका लग्नेश फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 9th हाउस में है तो बहुत पावरफुल है। अगर इन नंबरों के अंदर वो ओन हाउस है या एग्जॉल्टेड है तो और भी पावरफुल है। अगर सपोजिटली वो यहां पे नहीं है तो केंद्र स्थान में, यानी 4th हाउस में, 7th हाउस में या 10th हाउस में। और अगर वो ओन हाउस में है, एग्जॉल्टेड है तो पावरफुल है। साथ ही साथ में अगर वो 11th हाउस में भी है तो भी पावरफुल है। तो ये शुभ स्थान है, क्योंकि छठा घर रोग का है, शत्रु का है। 8वां घर मौत का है, ठीक है। 12th हाउस खर्चों का है। सेकंड हाउस जो है वो है आपका मार्ग बोलते हैं। सेकंड, 7th और 8th इसको मार्ग स्थान बोलते हैं। मार्ग स्थान मतलब ये बहुत अच्छे घर नहीं माने जाते हैं, अशुभ घर बोल लीजिए आप एक तरीके से। और यहीं से हम किसी की डेथ की प्रेडिक्शन भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आप ये मानिए कि अगर यहाँ पे आपके प्लैनेट बैठे हैं और अगर वो ओन हाउस में बैठे हैं, क्योंकि नंबर तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर वो शनिदेव का नंबर आ गया और शनिदेव आपके लग्नेश है या एग्जॉल्टेड है वो तुला राशि के अंदर और महादशा भी आ गई, तो निश्चित रूप से आपकी जो तरक्की होगी वो देखने लायक। और अगर सपोजिटली शनिदेव 8th हाउस के मालिक हैं
और उनकी महादशा आ गई और वो नीच के हैं, मंगल की उन पर दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, या सूर्य के साथ में उनका कॉम्बिनेशन है, तो निश्चित रूप से आपको उसके बैड इफेक्ट देखने को मिलने वाले। सर दो टाइप के मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा, बताइएगा कि क्या होता है। पहले क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई आया हो और उसकी कुंडली बड़ी सॉलिड हो देखने से, क्योंकि आपके पास स्क्रीनशॉट है और आप उसको देख रहे हो, आप कह रहे हैं मतलब मैच नहीं कर रहा बंदे का भी जो स्टेटस या वो सिचुएशन कुंडली से, और दूसरा उल्टा कि कुंडली तो कुछ खास नहीं और बंदा एकदम बहुत अच्छा कर रहा है। दोनों ही चीज़ें आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो, दोनों ही चीज़ें मैंने बहुत बार देखी है, बिकॉज मेरा 32 ईयर का एक्सपीरियंस है, इट्स माई हॉबी, इट्स माई फर्स्ट लव। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जहां पे कुंडली मेरे हाथ में है और मैं कुंडली देख के बोल रहा हूँ कि ये तो बहुत बढ़िया कुंडली है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो कुंडली के हिसाब से बिल्कुल नहीं। जब भी हम कुंडली, इनफैक्ट मैं तो जब भी कुंडली देखता हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें टैली करता हूँ, तभी तो आपको लगेगा ना कि आप दूसरे को बता सकते हो कि आपको देखनी आती है। तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति का पास्ट लेके चलते हैं। तो नॉर्मली तो अब प्रैक्टिस हो जाती है, तो जैसे लगन देख के मालूम चल जाता है कि सामने वाला आदमी जो बैठा है वो इस कुंडली का मालिक है या नहीं है। लेकिन जैसे उसके बच्चों के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, वो जहाँ पे जॉब कर रहा होगा पर्टिकुलर, उसके बारे में ये हमें कुंडली देखते हैं एट ए ग्लांस मालूम चल जाता है, और वही चीज़ें हम उसे टैली कर देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपकी शादी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, ये भी पता चल जाता है। आपके बच्चे कितने हैं ये भी मालूम चल जाता है, बहुत कुछ मालूम चल जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली किसी भी एस्ट्रो स्टूडेंट को बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कुंडली का इफेक्ट अगर नहीं आ रहा तो उसके दो कारण हैं। एक तो पुरानी कुंडली बनी हुई है, या तो वो गलत बनी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए हर 2.5 घंटे के बाद में लगन चेंज होता है, तो अगर आप उस वर्ज में आ गए 2-3-4 मिनट के अंदर तो आपकी कुंडली चेंज हो सकती है ना। तो पहले तो हमें ये देखना है कि कुंडली जो नेक्स्ट कुंडली बन रही है उनसे आपके जो ट्रेट्स हैं, आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो अभी तक के आपने जो टाइम निकाला उससे कितना टैली होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि हमें सिर्फ लगन देख करके ही और हॉरोस्कोप को कास्ट नहीं करना है। ऐसे ऑलमोस्ट 16-17 चार्ट और भी होते हैं जिसे हम डिविजनल चार्ट बोलते हैं। लग्नेश आपका बहुत पावरफुल है, लेकिन अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ में वैसा आपने कुछ किया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट देखते हैं, और जो नवमांश चार्ट है वो 3 से 5 डिग्री के बीच में चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर आपका करियर देखना है तो D10 आपका जो चार्ट है, 10वां चार्ट है, वो देखेंगे। अगर एजुकेशन देखता है आपका तो हमें आपका जो पंचम भाव का जो चार्ट है, ठीक है, D5 वो देखेंगे। अगर 11th हाउस आपका पैसा देखना है तो D11 देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आजकल लोग भूल गए हैं या नहीं देखते हैं, सिर्फ लग्नेश हमने देखा और जो पूरा का पूरा लगन चार्ट देखा और प्रिडिक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी गलती होने के चांसेस है। मेरे को लगता है कि हमें D9 चार्ट से ये होता है कि आपका लग्नेश कुंडली में कैसा है और इस समय पे D9 चार्ट में उसकी स्थिति कैसी है। तो किसी भी प्लैनेट की अगर नेट आपको स्ट्रेंथ देखनी है तो वो D9 चार्ट से कंफर्म करना होता है। साथ ही साथ में जो आजकल के लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो पहले बहुत होता था कि हम सूर्य से जो चार्ट बना है वो तो बन गया लगन चार्ट, लेकिन जो मन का चार्ट है वो बनना है चंद्र कुंडली से। तो हमें कम से कम, मैं इतना बोलूंगा कि 3 चार्ट तो कम से कम हमें देखने चाहिए। लगन चार्ट देखिए, फिर चंद्र कुंडली देखिए, और उसके बाद में फिर D9 चार्ट देखिए। अगर हम ये 3 चार्ट देखते हैं और साथ में हम विंशोत्तरी महादशा, प्रत्यंतर वगैरह देखते हैं, और साथ ही साथ ट्रांजिट, जिसको अभी आप यूट्यूब पे सुनते रहते हो, ठीक है, और फिर कहते हो कि हमारा तो उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं, तो मैं ये बताऊंगा कि ट्रांजिट का रोल तो 20% 30% ज्यादा होता ही नहीं है। सबसे पहले आपकी कुंडली के अंदर महादशा क्या चल रही है और महादशा का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो अच्छी शुभ स्थानों में बैठा है, शुभ स्थान में तो वही फर्स्ट, पंचम, नवम, मतलब फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस, यहां बैठा हो, और यहां पे भी वो एग्जॉल्टेड है। साथ ही महादशा अगर उसकी चल रही है, उसके बाद में सब पीरियड महादशा, जो सब दशा अंतरदशा वो अच्छी चल रही है, और जो अंतरदशा का मालिक है और महादशा का मालिक है उनके संबंध बढ़िया है, साथ गोचर में अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप जैसा आपको बोला गया उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है।
सर ये बोल सकते हैं कि अगर आपने शुरू में वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात की, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बंदा है 50s में है और आप कुंडली देख के मैच नहीं हो रही उसकी करंट स्टेटस, तो क्या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि उसने अपनी वीकनेस भी खेल ली और शायद स्ट्रेंथ पे नहीं खेल पाया? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, हमें ये देखना ही होगा कि जब आप हमारे पास में आते हैं, तो हमें, और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये सवाल किसी ने पूछा नहीं मेरे से अभी तक। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो श्रोता हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें कि हॉरोस्कोप आपकी जो आप भविष्य दिखा रहे हैं किसी को भी, या अपने अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपका एग्जैक्ट टाइम क्या है जब आप पैदा हुए थे। जैसे अभी तो हम जितने भी पिछले 15-20 साल से काफ़ी सजगता आ गई है, लोग काफ़ी टाइम देख रहे हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था कि पहले परिवार में बच्चे भी बहुत होते थे और गाँवों में ज़्यादातर होते थे, है ना? तो इतना टाइम का कोई वो होता नहीं था कि मापदंड। तो पहले ये बोलते थे कि भाई मंदिर में जब आरती हो रही थी तब तेरा जन्म हुआ था। अब मंदिर में आरती गर्मियों में एक अलग टाइम पे होती है, सर्दियों में एक अलग टाइम पे होती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो समय बताया गया है उसके हिसाब से जो लगन आया है, उसके हिसाब से वो बंदा दिखता है। उसके हिसाब से जो उसके की प्लैनेट है उसके हिसाब से वो काम कर भी रहा है क्या? तो सबसे पहले हमें एक सही व्यक्ति की कुंडली का एक बिल्कुल सही टाइम के पता हिसाब से हमें, हाँ, वो जन्म पत्री का निर्माण करना है। उसके बाद में उसके जो पास्ट लाइफ के जो इवेंट्स हैं, वो हमें चेक करने हैं। मैच करने। और अगर वो मैच कर जाते हैं, हम्म, तो फिर आप अगला जो उसका फ्यूचर है वो बताने के लायक होते हो। अगर आपने सारा कुछ देख लिया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप नई कुंडली के पास में जाइए। उससे भी अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप उसको ये बोल दीजिए कि मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आप सारी की सारी कुंडलियां देख लेंगे, सही बता देंगे। आफ्टर ऑल आप ज्योतिषी हैं, आप भगवान तो थोड़ी हैं। तो देखिए, ज्योतिष हमेशा सही होता है। जो सब्जेक्ट है ज्योतिष, जो साइंस है ज्योतिष, वो कभी गलत नहीं होता। हाँ, एक ज्योतिषी जरूर गलत हो सकता है। भाई डॉक्टर का जो है, वो आपका उपचार है, वो तो गलत हो ही सकता है ना। तो इससे बेटर कि आप गलत दवाई देके किसी का उपचार करो, आप ये बोल दीजिए कि मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके हॉरोस्कोप नहीं कास्ट कर पा रहा हूं ढंग से, आप मना कर दीजिए, मैं ये करता हूं। हालांकि ऐसी स्थिति बहुत कम आई है, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति आई है, जब भी मैंने देखा कि भाई मेरी जो प्रिडिक्शन है और आपकी जो चार्ट है उसके हिसाब से नहीं मेल खा रही, तो मैं मना कर। हाँ, जब आपका चार्ट मिलता है तो ज्यादातर स्थिति में हम मिला ही लेते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ कि जन्म पत्री जो है वो हमने करेक्ट करी है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस दी हैं और वो ठीक निकली हैं। तो ये जो आपका सवाल था ये बहुत सही था, उसके लिए एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है। साथ ही साथ में एक सवाल ये भी है कि राजयोग क्या होते हैं। अब जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वो बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी, जैसे आप सब हम सब जब जानते ही हैं कि वो छोटी सी चाय की एक दुकान लेकर के, वो घर के अंदर इतने बच्चे थे, और उनकी माताजी ने किस तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए मेहनत करके इन सब बच्चों को पाला है। तो ये है कि उनकी कुंडली के अंदर जो राजयोग थे, और जैसे ही वो राजयोग का समय आया, वो देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उनकी कुंडली में राजयोग थे, तो राजयोग अवश्य फलीभूत होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक गांव में रह रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो कुंडली है वो एक अच्छी कुंडली है, तो आप वहां के सरपंच बन सकते हैं, या वहां के आप एमसीडी के चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन अगर और ज्यादा राजयोग है तो आप वहां के एमएलए भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वही कुंडली आप किसी राजनेता के, ऐसे अगर आपके पापा मिनिस्टर हैं, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, या एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो आपकी जो ग्रोथ है वो कई कई गुना ज्यादा हो। वो सब सिचुएशन में डिपेंड करता है। तो वो हमेशा ये देखना है कि जब आप कुंडली देख रहे हैं, तो आप पहले ये देखिए कि जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं उनका परिवेश क्या है, वो कौन से वातावरण से आए हैं, ठीक है, वो कहां पे रह रहे हैं। तो एकदम से आप ये मत बोल दीजिएगा कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हो सकता है वो सरपंच ही बन के रह जाए। तो एक कुंडली को कास्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। आप उनका नवमांश देखिए, आप उनकी चंद्र कुंडली देखिए, करियर की बात करिए तो D10 चार्ट को भी साथ में देखिए। फिर मत भूलिए कि महादशाओं का रोल बहुत विस्तृत और विशाल होता है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पूरे जीवन में वो महादशाएं अच्छी आई नहीं है, तो आपकी कुंडली एक एवरेज कुंडली बन के रहे। सर पीछे मैं किसी से बात कर रहा था तो उनकी फैमिली बहुत एस्ट्रोलॉजी में मानती है। उनके दादा
उन्होंने किसी को दिखाया जब वो यंग थे, अच्छी खासी फैमिली से आते हैं, और उनको बोला राजयोग है। अच्छा, वो बिल्कुल काम में उनका पूरा मन लगता है, सब कुछ है। होते सब कुछ हुआ, काम हुआ, ठीक ठाक हो गया, बट वो राजयोग की वेट करते गए। एंड में बोला यार पता नहीं क्या है। बाद में पता लगा वो राजयोग तो इनकी सेहत का था। सेहत पूरी लाइफ इनकी बहुत बढ़िया रही। तो क्या अलग अलग टाइप के राजयोग होते हैं? देखिए, राजयोग तो हजारों तरह के होते हैं, हम्म। लेकिन कुछ राजयोग मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो जान लें। पंच महापुरुष योग होते हैं। आउट ऑफ द 9 ओनली 5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ये पंच महापुरुष योग बना सकते हैं। और कहते हैं कि अगर किसी भी आदमी की कुंडली में अगर ये एक योग भी विद्यमान हो तो वो अबव एवरेज हॉरोस्कोप हो जाती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। अगर 2 हैं तो डेफिनेटली, और 3 है तो फिर तो कहने ही क्या, है ना। तो आप वहां पे ये बोल सकते हो कि आप तरक्की करेंगे, वो भी तब जब कि आपकी दशाएं भी आएंगी, वो टाइम पीरियड भी आएगा। दशाओं का मतलब यही हुआ। तो जैसे जुपिटर है, अगर वो आपके केंद्र में एग्जॉल्टेड होकर के बैठे हैं, स्वराशि होकर बैठे हैं, इसका मतलब हुआ हंस योग का निर्माण। शनिदेव अगर हैं तो इसका मतलब शश योग का निर्माण। अगर बुध है तो भद्र योग का निर्माण, और अगर शुक्र है तो मालव्य योग का निर्माण, और मंगल है तो रोचक योग का। इसके अलावा बाकी के 4 प्लैनेट जो हैं वो राजयोग, पंच महापुरुष योग वाले योग नहीं बनाएंगे, बाकी के राजयोग बनाएंगे। तो राजयोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो विशेष योग पंच महापुरुष योग होते हैं, जैसे मोदी जी हैं, उनकी कुंडली के अंदर आपको रोचक योग देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि किसी भी लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर पंच महापुरुष योग है, अगर आपका भाग्येश अगर लगन में बैठा है या लग्नेश आपका भाग्य में बैठा है, पंचमेश आपका जो है वो 9 भाव में बैठा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके 10th 11th और 9th हाउस के जो प्लैनेट है एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं या अपने अपनी जगह में बैठे हैं, तो महालक्ष्मी योग बन जाएगा। तो आपके पास में बहुत सारा वेल्थ होगा। अगर आपका 11th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस में लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है या परिवर्तन कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी एक से बढ़कर एक राजयोग बन जाते हैं। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन राजयोग का मतलब हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है कि वो प्लैनेट जो आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो मजबूत है। जैसे शनिदेव है, वो 8th हाउस के लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठे तो दीर्घायु योग बनाते हैं, वहां पे वो बहुत अच्छे। तो राजयोग तो निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ, आपका, देखिए अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो भी राजयोग नहीं है। तो आपकी सेहत भी अच्छी हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी हो, आपकी रेपुटेशन भी बढ़े, और आपकी जो रिलेशनशिप है परिवार के साथ में वो भी अच्छे रहे, तो होता है राजयोग का निर्माण। सर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पीछे पढ़ रहा था। एक कुछ टाइम पहले का आर्टिकल था, किसी जगह कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उन्होंने एक सेलिब्रिटी की कुंडली दिखाई, बट ये नहीं बताया ये सेलिब्रिटी है। और जी दिखाया, बोला जो भी बहाने दे दिए, चाचा मामा ताया। अब वहां जो प्रिडिक्शन निकाली वो उस रियल सेलिब्रिटी से बिल्कुल अलग थी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका तो ये भी वो है। बाद में उनको पकड़ लिया। तो आजकल ऐसे भी बहुत कुछ चल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए मैं किसी सेलिब्रिटी की कुंडली है, आपको दिखा रहा हूँ, वो किसी की भी कुंडली हो, उसका इफेक्ट रहेगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा जो यूथ है ना, उनको सबसे बड़ी शिकायत ही है कि अरे अभी कोई सेलिब्रिटी का, अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये कहते कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बिकॉज ये सेलिब्रिटी है तो सब अच्छा है। देखिए, ये तो मैं बिल्कुल इस चीज से तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर कुंडली अच्छी है तो वो राजयोग तो उसमें दिखेंगे, और अगर हम नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो हमारी गलती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इस सदी की जो महानायक है अमिताभ बच्चन, उनकी आप कुंडली देखिए, आप उनकी कुंडली देखते ही बोलेंगे कि ये कुंडली तो अच्छी नहीं है, क्योंकि 8th हाउस अशुभ स्थान मैंने बताया हेल्थ का, और वहां पे उनके बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर 10 मिनट से 12 मिनट का अगर आप थोड़ा सा टाइम डिफरेंस लेके दूसरी कुंडली बनाते हैं, तो यही प्लैनेट जो है वो 9th हाउस के अंदर आ जाते हैं, तो कुंडली बहुत अच्छी बन जाती है। अब देखिए, हमारे पास में किसी भी सेलिब्रिटी की जो रियल डेटा तो है नहीं, या तो वो गूगल के अंदर डेटा है या किसी मैगजीन्स में पढ़े होंगे, उसी के हिसाब से हम बनाते हैं। लेकिन उस हिसाब से हम ये देखते हैं, जैसे शाहरुख खान है, तो उनकी कुंडली है जो सिंह लगन की कुंडली है, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो ये बताती है कि शाहरुख खान की कुंडली है। जैसे उनके 5th हाउस के अंदर वीनस बैठा हुआ है, तो वो वीनस आपको मालूम ही है, आर्ट को, लग्जरी को, और न्यू आइडियाज को, ठीक है, एक्टिंग को, और
जो भी अपना जो नाट्य विद्याएं हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ना, जिसे हम एक्टिंग बोलते हैं, तो उससे होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से आपकी कुंडली आपके बारे में सब कुछ बताती है। अगर आप राजनीति में हैं, अभी नहीं है लेकिन बाद में होंगे, ये भी बताती है। जैसे आज आप मेरे को बोलोगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जैसे मैं खुद हूं, मैं प्रोफेशनली करने लगा हूं, उसके पहले मैं एस्ट्रोलॉजी को एज ए हॉबी करता था 20 साल 25 साल तक, और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे था। तो शायद अगर आज से पहले मेरे को 25 साल पहले कोई आदमी बोलता कि आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करने वाले हैं, तो शायद समझ में नहीं आती बात, लेकिन अब मैं कर रहा हूं। ऐसे ही जो मेरी एजुकेशन है उसके हिसाब से मैं फाइनेंस के फील्ड में था, लेकिन एक टाइम के बाद में मैंने अपनी कंपनी को हेड किया, और वो भी मार्केटिंग और सेल्स के अंदर हेड किया। तो जब वो टाइम पीरियड आया तो मैंने हेड किया, तो निश्चित रूप से ये बताया जा सकता है कि आप आने वाले समय के अंदर क्या करने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में वो राजयोग है, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो निश्चित रूप से आप जाओगे। अगर आप जॉब में हैं, अगर आपको व्यापार करना है और वो महादशा अगर मरकरी की आ रही है जो आपकी कुंडली के हिसाब से बढ़िया है, तो आप निश्चित रूप से व्यापार में जाओगे। और अगर सपोजिटली आप किसी और प्रोफेशन में हैं, ठीक है, अगर आप सपोजिटली अगर आप जैसे आप लॉयर हैं, ठीक है, अब जो जुडिशियल जो जुपिटर का फील्ड है उसमें है, लेकिन हो सकता है कि आप एक्टिंग के फील्ड में आ जाएं क्योंकि शुक्र की महादशा आने वाली है। तो निश्चित रूप से और यही भविष्य है और यही ज्योतिष है जो आपको ये बताती है कि कौन से वक्त पे आपका आपकी जो ग्रह दिशा आपसे क्या करवाने वाली है ना। तो अगर कोई जन्मपत्री देख करके और अगर अपनी प्रिडिक्शन चेंज कर रहा है तो वो गलत है। अगर जन्मपत्री एक अच्छे कलाकार की है तो वो बताएगी कि ये जन्मपत्री कलाकार की है, बट लेवल नहीं बता पाएगी। डेफिनेटली बता पाएगी, तो क्या ये कहना डेफिनेटली बता पाएगी। जैसे शाहरुख खान की कुंडली है, तो क्या ये कहना सही है कि वैसी कुंडली किसी की आज तक हुई नहीं, या फिर हुई? नहीं, क्यों नहीं हुई। शाहरुख खान जी की जो कुंडली है, ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडली है। जो अब दिलीप कुमार साहब है, ठीक है, जो जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है इस इंडस्ट्री के, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की सेम कुंडली है लेकिन मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे शाहरुख खान जब दिल्ली में थे, ठीक है, उस टाइम पे अगर वो कुंडली किसी को दिखाई जाती तो क्या वो प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार होगा और इंडस्ट्री में राज करेगा? तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस समय की जो महादशाएं थी, जैसे उनके 10th हाउस के अंदर राहु की स्थिति है, उनके फादर का साथ उनके साथ में ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उनकी वो महादशा आई, तो अगर वो कुंडली आज भी अगर मेरे को दिखाई जाए, तो मैं, अगर वो किसी ऑर्डिनरी आदमी की भी हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई तेरे जो कुंडली के अंदर ना, जो शुक्र की महादशा जब आएगी तो तेरी कुंडली के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। और हो सकता है कि वो जो ग्रोथ है वो एक्टिंग के फील्ड से हो, ठीक है, या वो गाने के फील्ड से हो, या वो आपकी जो आर्ट है जो आप करना चाह रहे हैं उससे आपकी होगी, और उसके अंदर आप बेहतरीन करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया है। तो ये तो बताया ही जा सकता है, क्यों नहीं बताया जा सकता? लेकिन लेवल नहीं बता पाएंगे। मान लीजिए कोई पहले देख रहा था, कोई लेवल नहीं, लेवल भी बता पाएंगे। उसके लिए आपको बाकी की हॉरोस्कोप भी देखनी। देखिए, इन डेप्थ आप कभी भी एक प्लैनेट के हिसाब से नहीं देख सकते हैं। कुंडली जो है, जो ज्योतिष शास्त्र है, उसके लिए एक जन्म बहुत कम है। आपको कम से कम 4-5 जन्म चाहिए, और साधना है ये। तो अगर आप एक साथ पूरी कुंडली का अगर एनालिसिस करते हैं कि उसका भाग्येश क्या है, जैसे मैं बताया ना कि अगर कंटिन्यूसली 2-3 महादशाएं लंबी लंबी बढ़िया आ जाती है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। लेकिन अगर आपकी सिर्फ मंगल की महादशा अच्छी है, उसके बाद की दशाएं खराब आ रही हैं, तो आपके 8 साल का पीरियड बढ़िया, उसके बाद में टाइम अच्छा नहीं है आपका, राहु अगर आपका खराब है, ठीक है। तो अगर एक के बाद एक महादशाएं अच्छी आ रही हैं, और वो महादशाएं जो आपकी की प्लैनेट्स उनकी आ रही हैं, और अगर वो शुक्र की हैं, ठीक है, या वो अगर आपके रिलेटिव फील्ड की ना हो कि किसी और फील्ड की है, तो डेफिनेटली मैं बता पाऊंगा। ऐसा भी होता है कई बार कि शुक्र की महादशा में आप जो है 5 स्टार होटल्स खोल के बैठ गए हैं, उसी के रिगार्डिंग कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि शुक्र तो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना। वो एक्टिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, मॉडलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, वो उसके अलावा जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, ऑल काइंड ऑफ लग्जरी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर शुक्र और आपका बुध का ब्लेंड बन रहा है तो डेफिनेटली आप फिल्म लाइन में जाएंगे, बहुत अच्छा गाएंगे भी, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का जो कारक है। जैसे आपका बुध बढ़िया है तो आप बहुत अच्छा वक्ता बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं।
अगर आपका शनि अच्छा है तो आप मासस के अंदर लोकप्रिय होंगे, तो आप राजनेता बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको जाना है तो आपका सूर्य बढ़िया होना ही चाहिए, कंडीशन है कि सूर्य जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर आपका जुपिटर बढ़िया है तो आप जुडिशरी के अंदर जाएंगे। अगर आपका जुपिटर में हंस योग बन रहा है और लग्नेश भी आपका बढ़िया है तो आप निश्चित रूप से जुडिशरी में भी जाएंगे और आप हो सकता है कि जज भी बने, जस्टिस भी बने। ऐसे ही अगर आपका राहु केतु बढ़िया है हो सकता है कि आप नए नए इनोवेशन करने लग जाएं। मरकरी के साथ में राहु का ब्लेंड बनता है तो आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत हाइट पे जा सकते हैं। तो कोई भी प्लैनेट खराब या अच्छा नहीं होता, प्लैनेट की पोजीशन क्या है, लगन से उसकी स्थिति क्या बनती है, महादशाएं कैसी आ रही है, अंतर्दशा नाथ के साथ में उसका संबंध कैसा है, वो जो प्लैनेट बैठा है उस पर बाकी के ग्रहों की साइड कैसे आ रही है। देखिए अभी मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको बिल्कुल सीधा देख रहा हूं, जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपको फुल साइड से देख रहा हूं। ये हुई सातवीं दृष्टि हमारी ज्योतिष की लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी भी तो एक दृष्टि से मैं वहां पे भी देख रहा हूं ना, तो हर एक प्लैनेट की दृष्टि होती है और कुछ प्लैनेट की विशेष जो साइड्स भी होती हैं, है ना। जैसे बृहस्पति है वो 7th साइड से तो सारे प्लैनेट एक दूसरे को सामने सामने देखेंगे, लेकिन जो जुपिटर है उनकी 5वीं और 9वीं यानी 5th और 9th साइड भी होती है जो स्पेशल साइड होती है। ऐसे ही राहु केतु की सिमिलरली 5th और 9th साइड एक्स्ट्रा साइड होती है। ऐसे ही 4th और 8th साइड मंगल की होती है और शनिदेव की 3rd और 10th बल्कि ये साइड होती है। तो इनका अगर सपोजिटली उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, जैसे एक प्लैनेट के ऊपर शुभ प्लैनेट की भी दृष्टियां पड़ रही हैं, अशुभ की भी पड़ रही हैं, तो वो एक वॉर के अंदर फंसा हुआ है। तो अब उसका नेट जो स्ट्रेंथ क्या निकलेगी वो निकालनी पड़ेगी। तो इतना आसान खेल नहीं है ज्योतिष। तो जब आप प्लैनेट्स की ग्रहों की बलाबल स्थिति निकाल लेते हैं, उनकी नेट स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या आप किसी गांव के सरपंच बनने वाले हैं, या आप किंग मेकर की भूमिका में आने वाले हैं। तो ये हर आदमी की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप और ग्रहों की बलाबल स्थिति देख करके, महादशाएं देख करके, और जो सबसे लास्ट में जो पॉपुलर है जो आप देखते रहते हो, कहते हो कि हमारा तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपको ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ आप गोचर सुन करके आ रहे हैं। आप करंट प्लैनेटरी पोजीशन जो अभी आकाश में ग्रहों की स्थिति बदल रही है उससे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो प्रभाव ज्यादा कम हो जाएगा आपकी प्लैनेट्स की महादशाओं दशाओं के साथ। तो सर इस एपिसोड में हमने इतना तो समझ लिया, आई थिंक हमारी ऑडियंस ने भी समझ लिया कि ऊपर सरफेस लेवल की बात में कुछ रखा नहीं है, बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है। 100 फैक्टर होते हैं, 100 कॉम्बिनेशन होते हैं जो डिसाइड करता है। एंड मैं आपको इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा क्योंकि अभी मेरे को लगता है इसका सिर्फ एक इंटरवल ही हुआ है, क्योंकि सेकंड पार्ट में श्योर हमारी ऑडियंस वेट कर रही है। सबकी अलग अलग राशियां हैं, हर राशि का क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो मैं आपको सेकंड एपिसोड में मिलता हूँ।